सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 17 जनवरी 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे कल धमकी आज थैंक यू, ट्रंप ने आखिरकार ईरान को क्यों कहा शुक्रिया, हमला मैंने खुद रोका, ट्रंप का बड़ा दावा, सारा क्रेडिट किया अपने नाम, इसराइल को अब भी शक, डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमले का ऑप्शन अब भी है जिंदा, ईरान का बड़ा दावा, मोसाद से जुड़ा दहशतगर्द नेटवर्क पकड़ा, 60,000 हथियार जब्त, हमास ने अमेरिका से कहा प्रेशर डालो, इसराइल से फेज 2 लागू करवाओ, रेड सी में बहुत बड़ा खेल, सऊदी अरब, मिस्र, सोमालिया का मिलिट्री ब्लॉक हो रहा तैयार, निशाने पर इसराइल और यूएई, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और सीरिया की अल-शरा हुकूमत का तारीखी फैसला, कुर्दों को अपने हक में करने के लिए दे दिया बहुत बड़ा इनाम। शुरुआत करते हैं इस शो की। कोई खबर हल्की नहीं है, धमाकेदार खबरें आखिर तक, तो आखिर तक बने रहिए। पहली खबर सुनिए। कल तक ईरान को तबाह करने की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर क्यों कहा थैंक यू ईरान, किस बात का है ये शुक्रिया, आइए समझते हैं शुक्रिया कहा है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ईरान का शुक्रिया अदा किया है। वजह है ईरान ने 800 से ज्यादा लोगों को दी जाने वाली फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, यह पोस्ट उनकी है कि ईरान की लीडरशिप ने कल होने वाली 800 से ज्यादा फांसियों को रोक दिया। मैं इस फैसले की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, थैंक यू। ईरान के फैसले की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और लिख रहे हैं थैंक यू। दोस्तों, ये महज एक पोस्ट नहीं, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी डिप्लोमेसी नजर आ रही है। एक खबर यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर लंबी गुफ्तगू हुई है। पिछले 2 दिनों में यह उनकी दूसरी फोन कॉल थी। दोस्तों, इसराइल के अंदर बैठा डर इस कॉल की वजह बनता लग रहा है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि नेतन्याहू ने ट्रंप से गुजारिश की कि वो अभी ईरान पर हमला ना करें, क्योंकि इसराइल अभी ईरान के पलटवार यानी रिटेलिएशन को झेलने के लिए तैयार नहीं है, और जो जून में उसके एयर डिफेंस की मिसाइलें खत्म हुई थी उनकी भरपाई अब तक नहीं हो पाई है। लेकिन ट्रंप जो है वो थैंक यू बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं ईरान को बहलाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। कल तक खबर उड़ रही थी कि इसराइल और अरब मुल्कों के दबाव में आकर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला टाल दिया है, लेकिन अब ट्रंप ने खुद मैदान में आकर सबको चुप करा दिया है। व्हाइट हाउस के बाहर रिपोर्टर्स से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि उन्हें किसी ने राजी नहीं किया, किसी ने कन्विंस नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद ये फैसला लिया है। बस हमारे लीडर्स की तरह ये नहीं कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ पर लिया है। जब रिपोर्टर्स ने ट्रंप से पूछा कि क्या इसराइल या अरब मुल्कों के बड़े अफसरों ने उन्हें हमला करने से रोका, तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा जवाब देते हुए कहा, मुझे किसी ने नहीं समझाया, कोई समझा ही नहीं सकता, मैंने खुद को समझाया और हमला नहीं किया। ट्रंप ने यह भी बताया कि उनके इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी। उन्होंने कहा कि कल ईरान ने 800 से ज्यादा लोगों को फांसी दी जानी जो थी वो टाल दी, उन्होंने फांसी किसी को नहीं दी, तो सारी फांसियां कैंसिल कर दी, इधर मैंने हमला कैंसिल कर दिया। मुझ पर बहुत बड़ा असर पड़ा इस बात का कि ईरान ने फांसी नहीं दी किसी को, इसलिए मैंने कहा कि अब कोई अटैक नहीं करेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप के लफ्ज़ है। दोस्तों, एक खबर आई थी कि नेतन्याहू के हाथ पांव फूले हुए थे और वो ट्रंप से हमला न करने की मिन्नतें कर रहा था, और दूसरी तरफ ट्रंप अब सारा क्रेडिट खुद ले रहे हैं। यानी नेतन्याहू का भी पत्ता काट दिया कि नहीं, इसने भी हमें नहीं समझाया, चिन्नू ने। ट्रंप का ये कहना है कि ईरान के इस कदम की वजह से उन्होंने हाथ रोका, फांसी ना दिए जाने वाले कदम से। ये इशारा करता है कि शायद पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ी डील चल रही है। वैसे दोस्तों, ये ट्रंप का पुराना अंदाज है, क्रेडिट खुद लेना और खुद को सबसे बड़ा डील मेकर दिखाना। लेकिन सवाल वही है, क्या वाकई ट्रंप का दिल पिघल गया, या फिर उन्हें समझ आ गया था कि ईरान पर हमला करना अमेरिका और उसके साथियों के लिए सुसाइडल, खुदकुश साबित हो सकता है। फिलहाल तो यही समझ में आ रहा है कि ईरान ने फांसियां रोककर चाल चली और ट्रंप ने उस पर थैंक यू बोलकर बाजी अपने नाम करने की कोशिश कर ली। शुक्रिया और हमला टालने के दावों से अलहदा एक और खबर है जो इसी जमीन से जुड़ी है, लेकिन अलग है और खतरनाक नस्ल की है। ये खबर सवाल उठाती है कि क्या ईरान पर हमले का खतरा अभी टला नहीं है। हेडलाइन देखिए। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने
भले ही ये कहा हो कि ईरान पर हमला टाल दिया गया है, लेकिन इसराइल को अब भी लगता है कि ट्रंप मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप का ये फैसला आखिरी नहीं है और हमला करने का ऑप्शन अभी भी उनकी टेबल पर है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका का अगला कदम इस बात पर डिपेंड करेगा कि बातचीत और डिप्लोमेसी का क्या नतीजा निकलता है। इसराइल का मानना है कि अगर ट्रंप का मकसद ईरान की सरकार को पूरी तरह बदलना है तो शायद अभी उस इलाके में अमेरिका के पास इतने फौजी और इतने हथियार नहीं हैं जितने होने चाहिए कि ईरान के निज़ाम को बदलते। उसकी बिना पर उस ताकत, उस फौजी, उतने फौजियों और उतने हथियारों के बल पर वो नहीं है अमेरिका के पास मिडिल ईस्ट रीजन में। हालांकि ट्रंप ने पब्लिक के सामने यही कहा कि ईरान में 800 लोगों की फांसी, में बार बार समझा रहा हूं ना, उसके मतलब है कि 800 लोगों की फांसी रुकने की वजह से उनका दिल बदल गया और उन्होंने ईरान के लीडर्स को इसके लिए शुक्रिया भी कहा। लेकिन इस्राएली अफसरों को लगता है कि ये सिर्फ वक्त गुजारने की बात है और हमें भी लगता है। एक तरफ नेतन्याहू के बारे में खबरें आ रही थी कि वो हमले के खिलाफ था और दूसरी तरफ अब ये बात सामने आ रही है कि इसराइल को अभी भी ट्रंप से एक्शन की उम्मीद है। ऐसा लग रहा है कि पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है दोस्तों, और आने वाले दिनों में हालात फिर से बदल सकते हैं। इसीलिए हर पल खबरें बदलती हुई दिख रही हैं, बयान कुछ और कह रहे हैं और अंदाजे कुछ और कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमें और आपको गफलत में डाला जा रहा है और ईरान को भी। ट्रंप खुद को एक बड़ा डील मेकर साबित करने में जुटे हैं, लेकिन इसराइल की इस नई रिपोर्ट ने सबको फिर से सोच में डाल दिया है कि क्या वाकई ये हमला और मामला सुलझ गया है या फिर ये सिर्फ एक तूफान से पहले की खामोशी है। मैंने तीनों खबरों को एक के बाद एक लिंक किया और वो करना जरूरी था कि ये इस वजह से, वो इस वजह से। थैंक यू। और हमला टालने की बात फिर आती है, जुड़ती है इसराइल की ताज़ा रिपोर्ट से, जो कहती है कि वो दोनों गलत हैं, वो कहती है कि ये गलत है। तो बड़ी उलझन में डाला जा रहा है मैं निकालता हूं आपको। आगे बढ़ते हैं। ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है। ईरान का दावा है कि उसने इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े एक टेररिस्ट ग्रुप का भंडाफोड़ किया है, पर्दाफाश किया है। इस ऑपरेशन में तेहरान ले जाए जा रहे लगभग 60,000 हथियार जब्त किए गए। 60,000 हथियार। ईरानी अफसरों के मुताबिक इस ग्रुप को मोसाद ने शहरी इलाकों में जंग लड़ने की ट्रेनिंग दी थी। ये ग्रुप ईरान में चल रहे प्रोटेस्ट का फायदा उठाकर बड़ी तबाही मचाने की प्लानिंग कर रहा था। ईरानी पुलिस का कहना है कि ये लोग आम लोगों पर फायरिंग करने और सरकारी दफ्तरों पर हमला करने के मिशन पर थे। ईरान ने सीधा इल्जाम लगाया है कि इस पूरी वायलेंस और साजिश के पीछे अमेरिका और इसराइल का हाथ है। अब ईरान से अलग कुछ और जगहों की खबरों का रुख करते हैं। गजा में जुमे को हुई इसराइली फायरिंग में कम से कम 2 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जिससे वहां चल रहा सीज़फायर फिर से लगता है कि नाजुक मोड़ पर पहुंच रहा है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिका ने ट्रंप के 20 पॉइंट वाले अमन प्लान के दूसरे फेज में बड़ी कामयाबी का दावा किया है, बल्कि उसे लॉन्च करने का दावा किया है। इस नए फेज के तहत गजा के लिए एक टेक्नोक्रेटिक सरकार बनाई गई है जो वहां का कामकाज संभालेगी और उसे बोर्ड ऑफ पीस सुपरवाइज करेगा। इस सरकार के ऊपर बोर्ड ऑफ पीस होगा जिसके हेड खुद ट्रंप होंगे। इधर अमेरिका ने हमास को सख्त वार्निंग दी है कि वो फौरन आखिरी होस्टेज की बॉडी वापस करे, वरना उन्हें सीरियस अंजाम भुगतने होंगे। लेकिन ये ट्रंप का अजब अमन प्लान है जिसमें अमन है ही नहीं, सिर्फ बदअमनी और बदसुकूनी है कि रोज गोलियां चल रही हैं और रोज फलस्तीनी मारे जा रहे हैं। सेकंड फेज में भी यही होता रहेगा क्या? लागू तो हो गया है, अमल में आना शुरू होगा तो पता चलेगा। बढ़ते हैं आगे। हमास ने अमेरिका से कहा है कि वो इसराइल पर दबाव डाले ताकि गजा में अमन समझौते के पहले हिस्से की बची हुई शर्तें पूरी की जा सके और दूसरे फेज पर काम शुरू हो सके। हमास के स्पोक्सपर्सन है हाजिम कासिम। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका को चाहिए कि वो इसराइल को समझौते की बातें मानने पर मजबूर करे। हमास ने ट्रंप के प्लान के दूसरे फेज को लेकर अमेरिकी एनवॉय स्टीव विटकॉफ के बयान को एक अच्छा कदम बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इसे सिर्फ बातों तक ना रखकर जमीन पर लागू करना चाहिए। हमास का दावा है कि कैदियों और होस्टेज की अदला बदली समेत अपनी तरफ से वो सभी शर्तें पूरी कर चुका है और मान भी चुका है आगे जो करनी है।
لیکن اب باری اسرائیل کی ہے، اسی لیے امریکہ سے کہا جا رہا ہے کہ پریشر ڈالیے تاکہ اسرائیل اس سیز فائر کے فیز 2 کا پابند ہو۔ بڑھتے ہیں آگے، اور یہ بہت اہم خبر ہے۔ ریڈ سی میں نیا پاور گیم دیکھنے کو مل سکتا ہے، کیونکہ سعودی عرب، مصر اور صومالیہ ایک ملٹری بلاک بنا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، اس سے کس کی نیند اڑے گی؟ آئیے سمجھتے ہیں کہ خبر کیا ہے۔ یہ اہم خبر ہے۔ مڈل ایسٹ اور افریقہ کے سمندری راستوں پر قبضے کی جنگ اب ایک نیا موڑ لے چکی ہے۔ دا نیو عرب کی تازہ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب، مصر اور صومالیہ مل کر ایک نیا ملٹری بلاک تیار کر رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی سمجھوتا نہیں ہے، بلکہ ریڈ سی کی سیکیورٹی کو لے کر ایک ایسا الائنس ہے جو سیدھے طور پر اسرائیل اور یو اے ای کی بڑھتی طاقت کو چیلنج دینے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ جی، اسرائیل اور یو اے ای کو چیلنج دینے کے لیے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کیوں بن رہا ہے یہ نیا گٹ، یہ نیا الائنس؟ دوستو، رپورٹس کی مانیں تو اس کے پیچھے 3 بڑے ریزن ہیں۔ پہلی وجہ اسرائیل کی چال۔ دراصل اسرائیل نے صومالیہ کے ایک حصے یعنی صومالی لینڈ کو ایک الگ ملک کے طور پر تسلیم کر لیا، مانیتا دے دی، جس سے صومالیہ اور مصر بھڑک گئے۔ مصر کو ڈر ہے کہ اسرائیل اس علاقے میں گھس کر اس کے نیشنل انٹرسٹ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دوسری وجہ ہے یو اے ای سے تانا تنی۔ صومالیہ نے حال ہی میں یو اے ای کے ساتھ اپنے سارے ڈیفنس اور سیکیورٹی سودے رد کر دیے۔ سعودی عرب بھی اس علاقے میں یو اے ای کے بڑھتے اثر کو کم کرنا چاہتا ہے۔ تیسری وجہ ہے ہارن آف افریقہ پر قبضہ۔ دراصل ایتھوپیا اور اسرائیل کی بڑھتی نزدیکیوں نے مصر کی نیند اڑا دی ہے۔ اب سعودی عرب اور مصر مل کر صومالیہ کو اپنا مضبوط پارٹنر بنا رہے ہیں۔ بلومبرگ کے یہ وہی راستہ ہے ریڈ سی والا، اور ریڈ سی میں آگے کیا ہے؟ سویز کینال ہے، ایجپٹ والی۔ اگر پیچھے کچھ اور بن گیا، چنگی آدھی ہو جائے گی۔ بلومبرگ کے مطابق صومالیہ کے پریزیڈنٹ حسن شیخ محمود بہت جلد سعودی عرب پہنچنے والے ہیں، جہاں اس الائنس پر آخری مہر لگے گی۔ یہ سمجھوتا ان تینوں ملکوں کے بیچ ملٹری لیول پر بہت گہرا تال میل پیدا کرے گا۔ دوستو، یہ معاملہ اب صرف آپسی دوستی کا نہیں رہا، بلکہ دشمن کا دشمن دوست والا ہو گیا ہے۔ ایک طرف اسرائیل صومالی لینڈ کے ذریعے اپنی پکڑ مضبوط کر رہا ہے، تو دوسری طرف سعودی عرب اور مصر نے اپنا الگ الگ قلعہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ نیا ملٹری بلاکیڈ ریڈ سی میں اسرائیل اور یو اے ای کے ارادوں پر پانی پھیر پائے گا، یا پھر یہ جنگ اب سمندر سے نکل کر زمین پر کوئی بڑا ٹکراؤ پیدا کرے گی؟ ملٹری بلاک ہر کسی کے لیے ہضم کرنا آسان نہیں ہوتا۔ سیریا سے ایک بہت اہم خبر ہے۔ سیریا کی سیاست میں ایک ایسا موڑ آیا ہے جس نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ سالوں تک حاشیے پر رہنے والے اور اپنی پہچان، اپنی شناخت کے لیے لڑنے والے کردوں کے لیے کل کا دن عید جیسا رہا۔ سیریا کے انٹرم پریزیڈنٹ احمد الشرا نے ایک تاریخی فرمان جاری کیا جس نے کردوں کی قسمت بدل دی ہے۔ صدر الشرا نے صاف کر دیا کہ اب سے کرد سیریا کے اٹوٹ اور اصلی حصے یعنی انٹیگرل پارٹ مانے جائیں گے۔ وہ بالکل ان کے جسم کے حصے کی طرح ہیں۔ اس فرمان کی سب سے بڑی باتیں جو ہیں وہ سمجھ لیجئے، 2-3 پوائنٹس میں بتاتا ہوں کہ اب کردش زبان کو سیریا کی نیشنل لینگویج کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ اب اسے اسکولوں میں پڑھایا جا سکے گا۔ سب کو سٹیزن شپ ملے گی۔ 1962 کے پرانے اور جو ووادت سینسس ہیں، جن گننا جسے کہتے ہیں، اس کے سارے کالے قانون ختم کر دیے گئے ہیں۔ جن ہزاروں کردوں کے پاس سٹیزن شپ نہیں تھی، اب انہیں سیریائی پاسپورٹ اور پورے حقوق ملیں گے۔ کردوں کے سب سے بڑے تہوار نوروز پر اب پورے سیریا میں سرکاری چھٹی ہوگی۔ یہی سب ان کی ڈیمانڈز تھیں، برابری کا درجہ۔ خبر کہتی ہے کہ بشار الاسد کے زمانے میں کردش زبان بولنا تک منع تھا۔ احمد الشرا نے اس پرانے ظلم کو ختم کر کے ایک نئی شروعات کی ہے۔ دوستو، یہ فیصلہ اس وقت آیا ہے جب سرکار کردش لڑاکوں یعنی ایس ڈی ایف کو ملک کی مین اسٹریم میں شامل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اپنی فوج میں شامل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ فی الحال اس فیصلے سے اسرائیل کے بٹوارے والے منصوبے کو جھٹکا ضرور لگا ہے۔ اسے لگتا تھا کہ الشرا اور ایس ڈی ایف لڑتے رہیں گے اور ایک دن بندر روٹی کھا جائے گا۔ نہیں ملتی دکھ رہی، لیکن پھر بھی
یقین تو نہیں ہے، الشرا اور ایس ڈی ایف کے بیچ بہت کچھ طے ہوا اور پھر وہ ختم ہو گیا، یہ دیکھتے ہیں کب تک قائم رہتا ہے، حالانکہ یہ تاریخی فیصلہ تھا۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔